हेलो एवरीवन, आज जैसा कि देखना था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करना था। जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दे रखा प्रदीप वर्मा ओन्स 3 हाउस इन न्यू दिल्ली एंड द पर्टिकुलर ऑफ द हाउसेज आर एज अंडर। हाउस 1 की डिटेल दिया है, हाउस 2 की डिटेल दिया, हाउस 3 की डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों हाउस का इनकम हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम लोग कंपुटेशन को समझ लें। कंपुटेशन होता कैसे है, कंपुटेशन सभी लोग देख रहे हो। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की, ये पहले देख लो। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, तो लेट आउट या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी। द कैपेसिटी टू अर्न इनकम ऑफ द हाउस इज कॉल्ड GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अगर ओनर ने पेमेंट किया है, ध्यान रहे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे होता है। अगर पेमेंट किए हो तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर नेट एनुअल वैल्यू होती है, जैसे हम लोग इसमें से लेस करेंगे। देन आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिलते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 30% ऑफ NAV। किस बात का मिलता है कि मकान के रिपेयरिंग पे, मकान के मेंटेनेंस पे आपने कुछ खर्च किया होगा। ठीक है, तो उस खर्च के लिए आपको रिडक्शन मिलता है 30% ऑफ NAV, मकान के रिपेयरिंग, इंश्योरेंस या समथिंग के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है 24B। अगर आप अपने मकान को खरीदने या बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है तो उस पर आप इंटरेस्ट दे रहोगे, तो उस इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मिल जाता है। ठीक है ना। अभी दोनों रिडक्शन लेस करने के बाद जो आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है GAV निकालते कैसे हैं। तो GAV निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है वो ये दे रखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से अधिक होगा, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो म्युनिसिपालिटी आपकी क्या करती है, मकान की वैल्यू निकालती है ताकि वो म्युनिसिपल टैक्स वसूल सके। तो म्युनिसिपल वैल्यू वो उसी वैल्यू को कहते हैं जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट निकालती है। फेयर रेंट का मतलब होता है, यहाँ पे समझाया गया, फेयर रेंट का मतलब कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी ऑफ द हाउस। फिर एक होता है क्या, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको इन्हीं दोनों से मतलब है, इन दोनों में से जो अधिक होगा। फिर जो हायर वैल्यू आएगी वही होगा स्टेप 1 का आंसर, और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है तो देख लीजिए सब लोग। स्टैंडर्ड रेंट डिफाइंड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपके एरिया में अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अगर लागू होता है तो रेंट कंट्रोल एक्ट स्टैंडर्ड रेंट आपका डिफाइन करेगा, और आप आंसर ऑफ स्टेप 1 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, जो दोनों में से कम होगा उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो यानी कि स्टेप 2 के आंसर में हमें पता चल जाता है एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, यानी इतना रेंट मिलना चाहिए एज पर गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखा जाता है आप रियल में अपने किराएदार से कितना रेंट वसूल रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल रेंट। ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर इज योर GAV। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर एक्चुअल रेंट लास्ट वाले स्टेप में अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट देन वी फाइंड द रीजन। हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब रीजन में जस्ट लाइक अगर क्या रीजन है, वैकेंसी रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आया है, तो ध्यान रहे GAV किसको मानेंगे हम, GAV हम मानेंगे एक्चुअल रेंट को ही, एक्चुअल रेंट को हम GAV मान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख है, एक्चुअल रेंट 20,000 रुपये के हिसाब से 9 महीने का ही उठाए किराए पे, तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम तो है एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट से, लेकिन रीजन है वैकेंसी। अगर 12 महीना पूरा उठा होता है तो 2,40,000 होता है, 2,40,000। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही कारण दिख रहा है, वैकेंसी, जिसकी वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो यहाँ पे GAV एक्चुअल रेंट ही हो जाएगा। यहाँ विच एवर इज हायर नहीं लेंगे, वरना गलत आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, वैकेंसी रीजन है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड, अदर देन वैकेंसी अगर है तो क्या करते हैं। अगर अदर देन वैकेंसी होता है तो ध्यान रहे नॉर्मल केस ही लगता है, यानी कि विच एवर इज हायर एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज योर GAV हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बोथ द रीजन। अगर दोनों ही रीजन है दैट मीन्स वैकेंसी भी है और अदर देन वैकेंसी भी है, यानी किराया भी कम है सपोज, तो एक्सपेक्टेड रेंट माइनस कर देना लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख है और
एक्चुअल रेंट देखो 15,000 रुपये 10 ही महीने का उठा है, तो 1,50,000 है। अगर पूरे 12 महीना भी उठा होता तब भी 1,80 होता ना, ऊपर से 2 महीना वैकेंसी रह गया, तो 2 महीने की किराया नहीं आया, नहीं 30,000 रुपये नहीं आया। तो ऐसे देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 2 लाख है, उसमें से लेस कर दो 2 महीने की जो लॉस हुआ है, तो 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है, माइनस कर दो, आ जाएगा 1,70,000। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बिना इस फॉर्मूले के आप जीएवी कैलकुलेट नहीं कर सकते वैकेंसी के केस में। वैकेंसी पे तो ध्यान देना। यहाँ पे देखिए हम लोग के पास 3 हाउस है, एक में कोई वैकेंसी नहीं है, एक में हमारा 1 महीने की वैकेंसी है और एक में हमारा 6 मंथ की वैकेंसी है। तो लगभग हम लोग को ये यूटिलाइज हो जाएगा जो भी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा एक्सेल पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जीएवी कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हाउ टू कंप्यूट जीएवी। तो यहाँ पे सीधे कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी ही कर लिया करो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू, और फिर क्या होता है, फेयर रेंट होता है। जो दोनों में से क्या होगा, हायर। इन दोनों में से हम हायर को पकड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। जो दोनों में से क्या होगा, लोअर, सही है ना। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, सही है ना। फिर इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। बात समझे कि नहीं समझे। तो बस यही हमें करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हाउस 1 की। किसकी बात करेंगे, तो हाउस 1 की अगर बात करो, म्युनिसिपल वैल्यू देखो कितनी है। तो म्युनिसिपल वैल्यू अगर आप देख रहे हो 1,20,000 रुपये। पहले लिखना सीखिए आप लोग, है ना। दूसरा नंबर क्या है, फेयर रेंट। अगर दिमाग में आप ये सब काम नहीं कर पा रहे कि कितने से अधिक क्या है, तो एक बार लिखना सीखिए। फिर आप देखिए दोनों में से हायर कौन सा है, तो एक्सेल है, जो आपको मैक्स फंक्शन लग जाएगा। मैक्स फंक्शन किस में से, इन दोनों में से जो अधिक हो। तो कौन अधिक है, 1,60,000 रुपये। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,40,000। इन दोनों में से जो क्या हो, कम हो। याद है मेन फंक्शन लगता है, जो दोनों में से कम है तो कौन आया, 1,40,000। ये होते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट देखिए है कितना, एक्चुअल रेंट है 12,000 पर मंथ। तो यहाँ पे देखो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 1,44,000 रुपये हुआ। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, एक्चुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विच एवर इज हायर, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीएवी। इन दोनों में से जो हायर होगा वही हम लोग सिंपल से यहाँ पे जीएवी निकाल लेंगे, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे फंक्शन लग जाएगा सिंपल सा मैक्स का, सही है ना। तो ये आपका जीएवी आ गया फर्स्ट हाउस के केस में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हाउस 2 की। हाउस 2 जो देखिए क्या है, 1,70,000 आपकी क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है। फिर हाउस का फेयर रेंट है 2 लाख रुपीज़। ओके, फिर वही फंक्शन लगा दीजिए जो यहाँ पे फंक्शन लगा था, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, विच एवर इज हायर। आ गया ना। अब इसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेंट क्या है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, 2,20,000। तो 2,20,000 हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्रैग कर लेंगे। सेम आगे ना, दोनों में से कौन कम है, 2 लाख। अब कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट है कितना, ध्यान से देखिए, 22,000 रुपये के हिसाब से 1 महीना खाली रहा, नहीं 11 महीना उठा होगा। तो 22,000 के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कितने महीने का, 11 महीने का। तो क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, नहीं ना। सिंपल सा विच एवर इज हायर, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अब हम बात करेंगे किसकी, हाउस 3 की। हाउस 3 का देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसका फेयर रेंट कितना है, 2,40,000।
ठीक है। अगेन दोनों में से जो क्या होगा, अधिक होगा। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल है तो घूम फिर के यही जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेप 1 का आंसर आया था वही आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। आप इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट है कितना, 21,000 6 महीने के लिए उठाए, 6 महीना खाली रहा। अब इस बार देखिए एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है ना। अगर 21,000 रुपए के हिसाब से अगर पूरा अगर उठा होता 12 महीना तो 252 होता ना, तब तो अधिक होता। यानी कारण साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी ही रीजन है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाएगा, ठीक। तो ये जीएवी बहुत मस्ट है, बिकॉज कंप्यूटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है जीएवी। अगर आपने जीएवी नहीं निकाला तो आप कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग को निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिए। छोटा सा फॉर्मेट में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे छोटा कंप्यूटेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स में तो हाउस प्रॉपर्टी का ही पढ़ते हैं, सबसे छोटा कंप्यूटेशन है। ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोग तीनों मकान की यहीं सीधे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग वापस कर रहे हैं सही, ओके। अब सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउस 1, यहाँ हाउस 2 का और यहाँ हाउस 3 का। सबसे पहले जीएवी उठा लेते हैं पहले, सही है। तो सभी का जीएवी मैंने उठा लिया, सही है। अब इसमें लेस हो जाएगा क्या, आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना है, म्युनिसिपल टैक्स है आपका कितना है, 24,000 फर्स्ट हाउस की है। पहले हाउस का पहले कंप्लीट करते 24,000। देखो यहाँ पे कह रहा है 20% म्युनिसिपल टैक्स बनता है, तो 24,000 है और 24,000 इसने पेड किया। मेन हमें मतलब होता है कितना टैक्स पेड किया, जितना भी पेड करेगा उसका रिडक्शन उसे मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना साल में हमने पेमेंट किया। 20% से कोई खास लेना देना नहीं है, मेन आपको पेड से मतलब है। तो 24,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। तो इसमें से माइनस होगा जब, तो ये आ गया 1,20,000 रुपये। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर है सबको। नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद आपको पता है लेस होता है क्या, डिडक्शन होता है। तो इसमें हाँ अंडर सेक्शन 24 ये ना फॉर्मेट। फिर इसके बाद 24A में डिडक्शन मिलेगा किसका, आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना ही मिलना है ना, जो कि कितना होता है सबको पता है, 30% ऑफ NAV। सही है कि नहीं सही है। तो 30% ऑफ NAV ये लेस होना ही होना है। तो ये NAV आया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 30%, सही है ना। फिर 24B में डिडक्शन मिलता है किसका, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होगा, सीधा सा नील। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई कितनी, ये 2 लाइन फालतू की इसे डिलीट कर देते हैं। सीधा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, डिडक्शन को। ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम, हाँ टैक्सेबल इनकम कह सकते हो, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये किसका था, ये हाउस 1 का था, ठीक है।
अब हाउस 2 में देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया गया है, 35,000 दिया गया है। तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस कर लीजिए, सही है। अब यहाँ पे देखिए 30% ऑफ NAV, तो ये देखो 30% देखो इसका निकाल लिया। अब कितना आएगा, क्लियर है, 144,900, सही है। अगला देखिए हाउस 3 का कितना आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, 30,000, तो जितना पेड किया उतने का रिडक्शन मिलेगा। फॉर्मूला उसमें से घटा दो, फिर घटाने के बाद कितना आया 96,000, फिर इस पर 30% निकाल दीजिए, इसका 30% निकल गया है ना, डिडक्शन आया। फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, 67,200 रुपीज, क्लियर। तो ये रहा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 का भी, हाउस 2 का भी, हाउस 3 का भी, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग कहते हैं कंपुटेशन, क्या कहते हैं, कंपुटेशन। तो क्या हेडिंग डालेंगे, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तो इसमें देखो आप लोग को GAV करना भी सीख गया, GAV कैसे भी निकालना है, और साथ ही साथ आपको कंपुटेशन कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।